हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम एनसीईआरटी कलेक्शंस को शुरू करते हैं। तो आज हम आपको क्लास 8 के चैप्टर 5 के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका आज डिस्कशन कराने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यह वीडियो ड्यूटी आवर में शूट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका डिस्कशन करवाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इसमें जो भी पॉइंट्स आपको बताया जाता है ये सब डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन सबको उठाया जाता है और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का बना करके। तो हम आपको पहले भी आपको बता चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो को हम चालू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है। जैसा चैप्टर का नाम तो आप देख ही चुके हैं, क्या है, जब जनता बगावत करती है। तो इसमें पढ़ना क्या है बेसिकली, तो जिस समय में अंग्रेज का शासन था हमारे भारत पर, तो उस समय में भारतीयों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसी के बारे में इसमें पढ़ना है, क्या क्या सामना करना पड़ रहा था और उसके लिए वो लोग क्या किए। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए, इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता, राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़ा था। यानी कहने का मतलब कि ईस्ट इंडिया जो भी नए नए ये नीतियाँ ला रही थी, उस नीति से जो है हमारे जनता भी परेशान थी, राजा परेशान थे, रानी परेशान थे, किसान परेशान थे, जमींदार, आदिवासी, सिपाही सब परेशान थे। तो बताइए कोई किसी को छोड़ा। ऐसा ऐसा नीति ला रहा था कि सारे सारे वर्ग के लोग परेशान थे अंग्रेजों से। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हमारा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में अब देखते हैं क्या कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी या उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, लोग उनका विरोध किया करते थे। तो ये तो बात बिल्कुल जायज़ है कि वैसे आप पॉलिसी लाइए ही मत जिनसे जनता को यानी पब्लिक को कष्ट पहुंचे। तो जनता और पब्लिक को कष्ट होगी तो उसका तो विरोध करेंगे ही करेंगे। तो ये जायज़ सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों छीनने लगे थे। बहुत सारे राज दरबार में जो है रेजिमेंट तैयार कर दिए गए थे। तो ये रेजिमेंट क्या होते हैं आप सुने होंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राज दरबार में अपने कुछ सैनिक तैनात कर देते थे ताकि राज कंपनी के खिलाफ ये साजिश न कर सके। उसकी देख रेख के लिए राज दरबार में क्या तैनात किया था, रेजिमेंट तैयार कर दिया गया। रेजिमेंट कहने का मतलब कि सैनिकों का एक टुकड़ी होता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम आगे, ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था रक्षा करने के लिए। तो उनकी सेना को भी भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। अब क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। मतलब राजा को जिस चीज़ से इनकम हो रहा था उस चीज़ को राजा से छीना जा रहा था। राजा के पास इनकम का कोई स्रोत बचेगा ही नहीं तो फिर शासन कैसे चला पाएगा। तो मेन टारगेट यही था अंग्रेज का कि उनके जो है उनका इनकम का सोर्स से छीन लिया जाए। तो ऐसे जो है राजा को कमज़ोर बनाते थे अंग्रेज लोग। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए क्या कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटों को राजा मान ले। लक्ष्मीबाई के बारे में आप सुने ही होंगे। तो उनके पास कोई संतान नहीं थी, एक बच्चे को गोद ली थी, तो उस बच्चे को वो अपना बेटा मानती थी और उनका लालन पोषण करती थी। के पति की मृत्यु जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो चुकी थी। तो उनके द्वारा गोद लिया गया जो एक बेटा था उसको चाहती थी रानी लक्ष्मीबाई कि इसको इनके मरने के बाद जो है राजा मान लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज लोग का सीधा यह पॉलिसी था, यह नीति था कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई संतान नहीं होता है तो उस राजघराने पर अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। इस पॉइंट में क्या है, बाजीराव द्वितीय का नाम आप सुने ही होंगे। ये लोग पेशवा कहलाते थे
तो उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, दत्तक पुत्र थे नाना साहब। यह कंपनी से आग्रह किए थे कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। याद रखिएगा, नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। ये क्लियर, याद रखिएगा नाना साहब के बारे में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। रियासत डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिल चुका है कि अंग्रेज जो है सबसे अंत में किस रियासत को अपने में मिलाए थे, तो वो रियासत था अवध का रियासत, यानी अवध को वो लास्ट में मिलाए थे सबसे अंत में, इसके बाद मिला नहीं सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा गया है। अवध को अंग्रेजों ने 1856 में अपने कब्जे में ले लिया था। तो कब लिया था कब्जे में? 1856 में, यानी अवध को अंग्रेज ने अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1856 ईस्वी में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा गया है। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यानी कि गवर्नर जनरल डलहौजी था। अवध को जिस समय मिलाया जाना था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यह कि अवध को मिलाए जाने में किस गवर्नर जनरल का हाथ था? तो डलहौजी का हाथ था। यह क्या ऐलान किया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश का हस्तक्षेप जरूरी है। कंपनी ने मुगलों को शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था। अब देखिए ये पॉइंट क्या आ गया कि मुगल बादशाह जिस समय में मुगल बादशाह का शासन था उस समय में वहाँ जो सिक्का जारी होता था उस पर मुगल बादशाह का पिक्चर होता था, यानी अब सिक्कों पर से जो है मुगल बादशाह का नाम हटाना कंपनी शुरू कर दिया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जितना बार हो सके उतना बार रट जाइए। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। इस पॉइंट को जितना बार हो सके उतना बार आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट एक बार नहीं कई बार एग्जाम में और विभिन्न एग्जामों में पूछ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे और ऐसे बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। यानी कह सकते हैं कि इस तरह का ना पॉलिसी अंग्रेज लगा दिया था जिसके चलते गांव वाले किसान और जमींदार लगान भी नहीं चुका पा रहे थे। मतलब जिनसे कर्ज लिए थे, जिनको महाजन बोला जाता है, उनसे कर्ज लिए थे तो उनका कर्ज भी सही से नहीं चुका पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय सिपाही जो कंपनी में काम करते थे अपने वेतन भत्तों और सेवा के शर्तों के कारण परेशान थे। मतलब कह सकते हैं कि जो कंपनी में काम करते थे जो सिपाही, वो सिपाही भी वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण काफ़ी परेशान रहते थे। कभी ये नियम लगा दिया, कभी वो नियम लगा दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। कई नए नियम सैनिक के धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठोस पहुंचाते थे। तो कंपनी में काम के तौर पर काम करने वाले मैक्सिमम लोग हिंदू ही थे। तो उसमें से क्या था कि नए नए कभी कभी कानून वगैरह बना दिया जाता था जिसके कारण जो है उनकी आस्थाओं को ठोस पहुंचता था, धार्मिक भावना को ठोस पहुंचता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बनाए गए थे। भारतीय समाज में सुधार करने के लिए अंग्रेज क्या किए थे? तो सती प्रथा को रोकने का और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए ये कानून बना दिया गया था। हमारे भारतीय इतिहास में अंग्रेज से पहले जो है ऐसा नियम नहीं था, सती प्रथा और बाल विवाह ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अंग्रेज के आने के बाद ही ये सिस्टम शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी। कब? तो 1830 के बाद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म अपनाने की छूट दी गई थी। इसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ये देखिए, इस पॉइंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या कहा है कि 1850 में जो है एक नया कानून बनाया गया। इसमें क्या कहा गया कि ईसाई धर्म अपनाने की छूट दी गई थी। इसमें प्रावधान यह था कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा हो जाएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं।
जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों को हुक्म मानने से इनकार कर देते तो उन्हें सैनिक विद्रोह कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब, मई 1857 में हुई सैनिक विद्रोह से भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है पॉइंट? कि मई 1857 में शुरू हुई सैनिक विद्रोह से भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। मतलब मई 1857 का वह दिन जब सैनिक विद्रोह हुआ था, यानी पूछा जाता है डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन कि सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 इसमें हुआ था। तो इस विद्रोह में सैनिक ने जो है कंपनी को खतरे में डाल दिया था, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खतरे में आ गई थी, क्योंकि भारतीय सैनिक जो थे पूरी तरह से दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। लेकिन बहुत ही जल्दी फिर अंग्रेज जो है इस सैनिक विद्रोह को कुचल दिया और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, सैनिक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और शुरू करने वाले कौन थे? एक सिपाही ही थे, मंगल पांडे जिनका नाम था। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा गया है कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मंगल पांडे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी को समझेंगे फिर कभी। अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे थे, वो बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों पर हमला, जिनके कारण उनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस तरह से आज हम देख लिए क्लास 8 के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस हम कर चुके। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो एसएसटी के व्यू से, जो जीके के व्यू से होंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए वीवीआई होंगे, उसको हम इसी तरह से डिस्कशन करवाते रहेंगे। और ये याद रखिएगा हमेशा, जो भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटेटिव, कहीं अलग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इन्हीं एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आते हैं। यानी क्लास आप 6 से लेकर के क्लास 10 तक का उठा लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप का बना करके और फाइनली एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और भी नए नए वीडियो मिलेंगे आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।